साथियों नमस्कार। मैं रंजीत जैन हाजिर हूँ आपके साथ शनिवार के दिन शनिवारी ज्ञान सीरीज में। साथियों, आज जो कंपनी हम एनालाइज करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। महारत्न महानवरत्न कंपनी का इसको स्टेटस है और ये कोर सेक्टर की कंपनी है। साथियों, एनालाइज अपने करेंगे, शुरुआत करेंगे इसकी टेक्निकल पिक्चर से। इसकी टेक्निकल पिक्चर देखें तो देखिए, मैंने इसका वीकली चार्ट सामने आपके स्क्रीन पे लगाया हुआ है। ये डब्ल्यू या लिख रहा है, इसका मतलब है वीकली चार्ट है। इसके अंदर आप एक पैटर्न नोट कीजिए कि इसके अंदर जब भी कोई तेजी आती है तो बहुत कम समय में तेजी आ जाती है। आप इसका ये लाइनें देख रहे हो कि कितना फटाफट फटाफट ऊपर चला गया। और भाव इसका जब नीचे था उसमें था 30 रुपया, और जब ऊपर हाई टच किया तो उसमें था 130 रुपया, माने 100 रुपया इसका टच कर गया। करीब 6 एक महीना में पूरा तेजी इसमें आ गया। और तेजी आने के बाद में इसमें जब मंदी आती है तो देखिए, अब मंदी इसकी बहुत लंबे समय तक चलती है। नीचे ये पहले गिरा, फिर कंसोलिडेट हुआ, तो ये पूरा इतना लंबा पीरियड इसको कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड में लग गया। और फिर यहाँ से जब तेजी आई तो अब देखिए एक शॉर्ट समय में तेजी आ गई। और दूसरी इसमें बात नोटिस करने की है, ये जो इसकी दो लाइनें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ऊपर की रेसिस्टेंस लाइन और नीचे की सपोर्ट लाइन, ये अपना कोई भी मूव इसको टच करके ही खत्म करता है, चाहे मंदी का हो चाहे तेजी का हो। ये इसका पहले भी आप देखें, यहाँ मंदी का मूव खत्म किया, यहाँ तेजी का मूव खत्म किया, ये मंदी का मूव खत्म किया लेकिन कंसोलिडेट किया, फिर यही इसी लाइन को टच करके मंदी का मूव खत्म किया, और वापस ऊपर इसी लाइन पे टच करके इसने तेजी का मूव भी खत्म किया। अब ये ऊपर का मूव खत्म करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो पहले का इसका पैटर्न देखते हुए एक्सपेक्टेशन यही है कि ये शायद अब नीचे के जो सपोर्ट लाइन है उसको टच करेगा, जिसका कि टारगेट आता है 100 रुपये के आसपास। यानी आने वाले समय में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भाव 100 रुपये के आसपास आ सकता है, इसका पहले का हिस्ट्री देखते हुए। साथियों, आगे मैं आपको और कुछ बताऊं उससे पहले आपको ये मैं बता दूं, मैं आपको जो कुछ भी इस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है या डिस इन्वेस्ट करना है तो आपको अपने जो एडवाइजर हैं उनकी सलाह लेकर ही ये काम करना चाहिए। अब साथियों, टेक्निकल पिक्चर तो आपको मैंने बताया कि दो पैरेलल लाइन के बीच में, दो ट्रेंड लाइन के बीच में ये मूव लेता है। तो ऊपर की तरफ इसने अपना मूव खत्म करके नीचे की तरफ मूव लिया हुआ है। और दूसरी बात, इसके अंदर एक और बात आपको मैं नोटिस करवाना चाहता हूँ कि ये चूंकि एक कमोडिटी की कंपनी है, और कमोडिटी में क्या होता है, एक साइकिल प्ले होता है, माने अमुक टाइम में एक साइकिल चलती है उनकी तेजी की, और उसके बाद में वो मंदी की तरफ चलती रहती है साइकिल। तो इसमें ये तेजी की साइकिल इसने यहाँ खत्म की, उसके बारे में मंदी की साइकिल देखिए अब बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिर गई और काफी लंबे समय तक चली। कि बाई ऑन डिक्लाइन वाला जो कंसेप्ट बहुत लोग बताते हैं वो आप देखिए इसमें, इस कंपनी में अगर आप बाई ऑन डिक्लाइन में फंस गए कहीं पर, ये टॉप के अंदर समझो आप बेचे नहीं, तो समझो आपने लाख रुपया लगाया तो आपका लाख रुपया ब्लॉक हुआ। अगर आप उसमें धीरे धीरे लाख रुपया और लगा दिए हर 10% डिक्लाइन में, तो बाई ऑन डिक्लाइन में तो आप लंबी पूंजी इसमें लगा देंगे, और उसके बारे में तेजी भी आई तो क्या आई, नथिंग। पहले 130 गया था, बाद में कितना चला गया, 170 जैसे चला गया। तो ये बाई ऑन डिक्लाइन का कंसेप्ट बहुत कम कंपनियों में काम करता है। वो किन कंपनियों में काम करता है वो मैं कभी आपको बताऊंगा, बट मैक्सिमम कंपनियों में बाई ऑन डिक्लाइन एक काम नहीं करता है। अगर वो अपने डाउन ट्रेंड में है तो काफी नीचे जा सकती है, और फिर कंसोलिडेट करने में काफी टाइम भी ले सकती है। तो आपका पूंजी भी जाम हो जाता है और आपको रिटर्न भी नहीं मिलता है। वही पूंजी अगर आप दूसरे जो अपवर्ड साइकिल में शेयर चल रहे हैं उसमें लगाएंगे तो उसमें आप कमा लेंगे। जब उन अपवर्ड साइकिल उन शेयरों की कंप्लीट होगी, वहां पैसा खाली करके फिर ये अगर नीचे आ गई है कंपनी तो उसमें लगाइए। इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये थोड़ा सब्जेक्ट शेल छट के आपको बता दिया, क्योंकि शेल में ऐसा आप सामने दिख रहा था कि इसमें बाई ऑन डिक्लाइन में बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना सामने दिख रही है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ भी आपको बता दी। अब अपने बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। फंडामेंटल में देखिए, इसका आपने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी शेयर लगभग 1 लाख करोड़ के लगभग रहती है इसकी। एंड जो मार्जिन है वो रिसेंट में इसके घट रहे हैं। पहले इसके 17-18% जैसे रहते थे, हालांकि 2021 में 21% भी आए, लेकिन वो एक एक्सेप्शन जैसा लग रहा है। इसका 16% के आसपास इसके मार्जिन जनरली रहते हैं, जो गिर के अब 11% जैसे दिखाई दे रहे हैं। यानी इसका मार्जिन कम हुआ है। और साथियों, मार्जिन इसका कम इसलिए हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील की कीमतें लगातार गिर रही हैं, और उसकी वजह से डोमेस्टिक
जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी भाव घटाने पड़ रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है, उसके बावजूद भी बाहर के प्राइसेस इतने नीचे हैं कि इनको यहाँ पर अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं। बाकी सब चीज़ें आप देखो तो नॉर्मल जो एक बैलेंस शीट होती है वो बैलेंस शीट है, एक्सेप्शनल कुछ नहीं है। खाली इसमें समझने वाली यही है, इसका मार्जिन गिर रहा है, और ये मार्जिन उस कंडीशन में गिर रहा है जब इसने एक्सपेंशन भी कर लिया है। रिसेंट में इसने एक्सपेंशन किया था, उसके बाद में एक्चुअल में मार्जिन बढ़ना चाहिए, यानी कि इनके फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी बड़ा प्राइस का प्रेशर है। ये बात अपने को यहाँ से समझनी चाहिए। अपनी बैलेंस शीट इसकी देखते हैं। बैलेंस शीट में जो एक टिपिकल बैलेंस शीट सरकारी कंपनियों की होती है, कुछ ज़्यादा न प्लस कुछ दिखाई दे रहा है, न कुछ माइनस दिखाई दे रहा है, एक नॉर्मल बैलेंस शीट है। बस इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इसका एक्सपेंशन का जो फेज था, वो जो बड़ा खर्चा था वो इसने हो चुका है, 2016-17 में इसने कर लिया। अब नॉर्मल जो एक प्लांट के अंदर थोड़ा बहुत हर साल चलता रहता है, वो एक्सपेंस इसका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है। यहाँ पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और ये 6,443 करोड़ का फिगर। अभी कंपनी का लगभग 18 से 19 लाख मिलियन टन का सालाना प्रोडक्शन है, जो कंपनी चाहती है बढ़ा के 36 लाख जैसा करने का। वो अगले 7-8 सालों में करना चाहती है, यानी यहाँ से अपनी कैपेसिटी डबल करना चाहती है। और उसके लिए कंपनी ने एस्टिमेट किया कि 1 लाख करोड़ का इसको खर्चा करना पड़ेगा। और वो 1 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ तो ये कर्ज से लेगी, ये तो कंपनी ने अपनी इच्छा बता ही दी है। बाकी 50,000 इंटरनल एक्रूवल या कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ मिल जाए तो वहाँ से वो पैसा आने वाला है। तो ऑल इन ऑल एक स्टेबल बैलेंस शीट है, कोई तोड़फोड़ भी कुछ नहीं है और कुछ खराब ऐसा भी कुछ नहीं है। अपने इसको इसका पी रेशियो देखें, 16 है, जो कि कमोडिटी कंपनियों के लिए एकदम यही होता है। आप इसको समझ रहे हो कि काफ़ी लो पी रेशियो है, तो ऐसा नहीं है। कमोडिटी कंपनियां 8 से 12 पी पे ही मिलती हैं। ये तो नवरत्ना कंपनी है, चलो 16 पी है, इसका तो कोई पी लो नहीं है कोई। इसको काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार लो पी पे मिल रहे हैं, जबकि ये लो पी नहीं है। इसको आपको समझना होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में 8% है, तो एक एफडी में जो ब्याज आता है वही ब्याज इसको अपना माल बेच के आ रहा है, जो कि सो है, नथिंग ग्रेट। प्रोमोटर होल्डिंग जो सरकार की कंपनी है उसकी 65% होल्डिंग है। ये ठीक है। इसका बुक वैल्यू आप देखिए, 139 रुपये है अभी, और इसका करंट प्राइस 123 है। तो आपको लग सकता है कि बुक वैल्यू से नीचे कंपनी मिल रही है, बट देखिए इसका बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। इसकी एक्टिविटी कितनी बढ़ने वाली है, इसका मुनाफा कितना बढ़ने वाला है, उसके ऊपर इसका प्राइसिंग होता है। इसके मार्केट प्राइस को इसकी बुक वैल्यू से कंपेयर मत कीजिए, उसमें कंपेयर करने जैसा कुछ नहीं है। दूसरा, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.5% है, जो भी कोई ग्रेट नहीं है, वो नॉर्मल है। सेल्स ग्रोथ देखिए माइनस में दिखा रही है, जो कि कंसर्न करने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो नथिंग ग्रेट और नथिंग बैड। तो ये सो जैसी कंपनी है, बस ठीक है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल देख के मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें कोई ऐसा ग्रेटनेस नहीं है कि आप पीछे पड़ जाओगे, भाई तो मेरे को लेना ही है। और ऐसी खराब भी नहीं है कि मैं आज का आज जाके इस कंपनी को बेच के आ जाऊं। एक नॉर्मल परफॉर्मर है। बस इस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो मैंने जो आपको पहले बताया कि कमोडिटीज के अंदर एक साइकिल चलती है, उस साइकिल का जब बॉटम बनता है, उस समय इन कंपनियों में इन्वेस्ट आप करोगे तो एक छोटे समय में एक अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। तोड़फोड़ जैसा कुछ नहीं है। और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया 105 के 100 रुपये के आसपास है, तो वहां तक आने की संभावना भी बनी हुई है। तो मीडियम टर्म में 95 से 105 के बीच में इसका कहीं बॉटम बन सकता है, और वहां से फिर आगे क्या होगा वो उसमें अपने डिस्कस करेंगे जब ये भाव आएगा। और अगर यहीं से ऊपर की तरफ तेजी चलती है तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ तेजी मेरे को नहीं लग रही है। आपने चार्ट एक बार फिर खोल लेते हैं। ये चार्ट में ये इसका ट्रेंड लाइन जो है आपने सामने सामने देखने पा रहे हैं कि ट्रेंड लाइन से ऊपर तो जाती ही नहीं है। तो अगर यहाँ से तेजी आ भी गई तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जो इसका रेसिस्टेंस लाइन भी है ऊपर की तरफ, वहां जाए तो 184-85 मैक्सिमम यहीं पर। तो एक नॉर्मल रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मीडियम टर्म में। वो भी आप जब एक बार नीचे आ जाए वहां पर अगर लेते हैं तो आपको वो रिटर्न मिल सकता है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया। अब बचता है कि गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन हो सकता है। देखिए इन सब कंपनियों में गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ये कंपनी अपने आप में इतनी बड़ी है।
आप सोचो भारत के अंदर 5 लोकेशन पर इनके प्लांट हैं, और प्लांट भी इतने बड़े कि एक पूरे गांव बस जाए उतने में, उतने बड़े बड़े प्लांट हैं। तो गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो गवर्नमेंट एक चीज़ कर सकती है, जो गवर्नमेंट ने की हुई भी है, कि वो अगर प्राइसेस काफ़ी गिरते हैं इंटरनेशनल बाजार में स्टील के, तो यहाँ पर इंडिया में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर थोड़ा कुशन मिल जाता है, बहुत ज़्यादा इनको नीचे में नहीं बेचना पड़ता। वो एक गवर्नमेंट कर सकती है, और वो गवर्नमेंट ने किया हुआ भी है। इन सब बातों को देखते हुए आप अपना डिसीजन लीजिए कि इसमें बने रहना है, या इसमें से निकल जाना है, या इसमें और इन्वेस्ट करना है। तो साथियों, ये था मेरा आज का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा आप मेरे कमेंट में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी ज़रूर करें, और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।